मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था। नेशन वांट्स टू नो करते करते आए थे, अब आगे कहते हैं गवर्नमेंट वांट्स टू नो। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है। और कितने दुख की बात है कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि इस जेएनयू के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं कि यहाँ के गद्दार छात्रों को गोली मारो। ये भी हो सकता है इस देश में? हमारे भीतर की लोकतांत्रिकता को इतना खत्म कर दिया है कि हम अब चुप रहना सीख गए हैं। नकारे लोगों की इस देश में क्या बोला जाए, मतलब इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया, चिंता नहीं। पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, उसकी चिंता है। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया, तब पूछा गया आम कब खाते हैं। तो 4-5 एंकर बच गए हैं। 4-5 एंकर किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। जो मैनिपुलेट नहीं किए जा सकेंगे उसको निकाल दिया जाएगा। कल को मुझे भी निकाल दिया जाएगा तो कोई दूसरा एंकर प्राइम टाइम में एंकरिंग कर रहा होगा अंग्रेजी वाला कि सही हुआ, निकाल दिया हिंदी वाले को। अब रोज रोज अखबार में और टीवी में प्रधानमंत्री को ही देखना है तो उनका एक फोटो क्यों नहीं हम घर में लगा सकते हैं? आपकी सरकार को बचाने के लिए तो 2000 रुपए के नोट में लोग जीपीएस सिस्टम दिखा रहे थे। क्लास में गुरु नहीं है, बनने चले विश्व गुरु। तुम तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। और ऑडिटोरियम की जो स्थिति है वो देखकर मैं समझ गया कि क्यों फीस बढ़ानी पड़ी। वाइस चांसलर तो नहीं है ना यहाँ? ये कैसा विश्व गुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है? कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई। पढ़ो जाके घर में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, भारत का मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ लड़ रहा था। लड़ रहा था कि नहीं लड़ रहा था? लड़ रहा था। 2014 के बाद मीडिया के जरिए लोगों में बचे हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा था। तो ये 5 साल का जो मीडिया है, इसने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया, तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। आप इस सरजमी की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं, अनलेस कि आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हो। आप नहीं कर सकते। आप उनके समर्थक भी होंगे तो भी आप इस मीडिया पे गर्व नहीं कर सकते। तो भारत के मीडिया ने आम लोगों के सवाल पूछने का आत्मविश्वास तोड़ दिया। संपादक और एंकरों को जब निकाला गया तो मीडिया के एक हिस्से में खुशी जाहिर की गई। ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि एक जर्नलिस्ट के घर पर छापे पड़े तो सारे अखबारों ने मिलकर एक दिन तय किया और प्रतिरोध किया। कल को मुझे भी निकाल दिया जाएगा तो कोई दूसरा एंकर प्राइम टाइम में एंकरिंग कर रहा होगा अंग्रेजी वाला कि सही हुआ, निकाल दिया हिंदी वाले को। तो सत्ता की गुलामी तो सबने की, हर दौर में मीडिया ने की, लेकिन इस सत्ता की गुलामी में मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। और यही हुआ कि जब मीडिया गोदी मीडिया बना तो गरीबों की आवाज चली गई। तो इसकी पूरी कोशिश यह है कि आप नागरिक ना बने, आप हमेशा समर्थक / भक्त बने रहें, नागरिक ना बने। ये वो मीडिया का प्रोजेक्ट आपको चल रहा है। कभी ना कभी कोई ना कोई तो पढ़ेगा कि भारत का मीडिया इतना एंटी पीपल कैसे हो सकता है। 1600 करोड़ रुपए खर्च करके 3.5 करोड़ लोगों पर अपनी नागरिकता साबित करने का पागलपन थोपा गया और 2 साल तक 2.5 साल तक यह कार्रवाई चलती रही और अब कह रहे हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं है, ये इसे फिर से कराएंगे और अब कह रहे हैं पूरे देश में कराएंगे। हदसकर हादसे में कई लोग मर गए असम में, उनकी चर्चा नहीं हुई। ये जो मीडिया है, आप इसके खतरे को समझिए। आप अभी भी उसे पुराने मूल्यों से
पुरानी उसकी कमाई से इसको देख रहे हैं, मगर इसका काम बदल गया है। 1906 में जब दक्षिण अफ्रीका में नई परमिट की व्यवस्था आई थी ट्रांसवाल शहर में कि अंगूठे का निशान देना पड़ेगा और जब मांगेंगे तब दिखाना पड़ेगा, तो गांधी जी खिलाफ हो गए। और गांधी जी के साथ साथ एक हाजी हबीब मियां थे, वो भी खिलाफ हो गए और वहां से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। वो दोनों गुजरात के थे, ये दोनों भी गुजरात के हैं। तो आप सोचिए कि कितनी भयावह बात है कि आप अपनी नागरिकता का सर्टिफिकेट लेकर, बाप दादों की जमीन का फोटोकॉपी लेकर आप लाइन में खड़े हैं। ज्यादातर मुस्लिम गरीब अनपढ़ औरतें हैं और वो चिट्ठियां लिखवाना चाहती हैं पहचान के तौर पर, क्योंकि उन्हें डर है कि एनआरसी आ जाएगा तो उनकी पहचान चली जाएगी, उनका मुल्क छिन जाएगा। अब आप गांधी के भारत में नहीं हैं और ना ही आप गांधी के मानने वाले लोगों में से हैं। होते तो आप इस मुल्क के लिए खड़े होते। मीडिया की कल्पना में यह बात है कि वो मानवाधिकार के लिए लड़ेगा, लेकिन भारत का मीडिया मानवाधिकार की कल्पना के खिलाफ लड़ता है और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। और जब कश्मीर में हुआ तब क्या हुआ? 100 दिनों से ज्यादा हो गए इंटरनेट बंद है। इस हिसाब से तो पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद कर देना चाहिए, कोई नहीं बोला। तो इस मीडिया ने हमारे भीतर की लोकतांत्रिकता को इतना खत्म कर दिया है कि हम अब चुप रहना सीख गए हैं और इतना डर गए हैं कि एक कवरेज से और एक लेख से हमें लगता है कि हमारा मुल्क भरभरा जाएगा। कोई खिलौना थोड़ी है कि कोई लेके चला जाएगा। यहां से डल लेक पर घूमकर आकर टेलीविजन में लोग नॉर्मल बता रहे थे। तो इस बात में भी आपका मीडिया जो है हिंदुस्तान का, यह साबित हो गया कि ये आगे अब कभी लोकतंत्र के लिए खड़ा नहीं रहने वाला है। ये खतरनाक औजार है आपके सामने, इस बात को समझ लीजिए आप। इसीलिए आप देखे होंगे जब 2014 का एग्जिट पोल आ रहा था तो अर्नब गोस्वामी और देशमुख जी दोनों दौड़े दौड़े आ रहे थे उसको लेकर। मैंने लगा इस सेट पे क्यों दौड़े आ रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है एग्जाम का क्वेश्चन लेके भागे जा रहे हैं। तो वो हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने अपना विवेक खो दिया है। जब आप विवेक खो देते हैं तो आप हरकतें करते हैं, बातें नहीं आपके पास करने के लिए। इतनी उग्रता किस बात के लिए भाई? किस बात के लिए तुम देश में इतनी उग्रता, इतना आक्रोश भर रहे हो? इतना ठंडा प्यारा अच्छा सा देश है ये, इससे खूबसूरत कोई और मुल्क नहीं है। और अब तो यह भी संसद में झूठ बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री जाते हैं तो हवाई जहाज में ही सोते हैं। अगर मीडिया होता तो वो पूछता कि भाई अमेरिका में के तो होटलों के नाम हैं, फ्रांस में भी हैं, अमेरिका में 3-3 बार होटल में ठहरे, कौन से देश में ऐसी नौबत आ गई? मतलब ठीक है हम खराब ऑडिटोरियम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पे सोए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम देंगे खर्चा उनके होटल में रहने का, हम लोग देंगे। फीस नहीं है तो क्या हुआ, स्मार्टफोन तो है ना, अपना बेच दीजिए, उनका होटल का खर्चा दे दीजिए। कुछ भी बोला जा रहा है और कुछ भी बोला जा रहा है, लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बीच में अब मीडिया का फिल्टर नहीं है। सीआरपीएफ आ गई है? नहीं, कोई बात नहीं, वो जवान बाद में मुझे ही व्हाट्सएप करेंगे, सर सैलरी मिला, मेरा टॉयलेट का फोटो देख लो। तो देखिए कितनी डरावनी बात है कि किसी देश का मीडिया अगर मेजोरिटेरियनिज्म का ऐलान करे, डरना चाहिए दोस्तों, सोचना चाहिए इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। 4.5% जीडीपी के अलावा इसका कोई रिजल्ट निकल रहा है? उस मेजॉरिटी के ही लड़कों की नौकरियां जा रही हैं, लड़कियों की नौकरियां जा रही हैं। तो जब मीडिया और सत्ता हर तरह की कट्टरता के गोद में बैठ जाए, तब लोकतंत्र अपने भरोसे का ठिकाना बदल लेता है। वो अखबारों में नहीं रहता, न्यूज चैनलों में नहीं रहता है, वो खुद को जनता के विवेक में, वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचा कर रखता है जहां कोई चीखने वाला राष्ट्रवादी एंकर नहीं होता और जिसके बगल में इस यूनिवर्सिटी में तोप रखने की वकालत करने वाला कोई रिटायर्ड फौजी भी नहीं होता है।
अगर इस तरह से कॉलेजों में टैंक रख दिए जाएं तो दुनिया भर की सेना के बैरक खाली हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी आपकी बैरक में बदल जाएगी और बैरक में यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ जाएगी। और इस यूनिवर्सिटी से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि कैसे एक यूनिवर्सिटी को खलनायक बनाया गया। अगर आपका यकीन लोकतंत्र के बुनियाद में है तो आप एक यूनिवर्सिटी को विलन कैसे बना सकते हैं। जैसे ही जेएनयू में कुछ भी शुरू होता है अचानक हाय तौबा मचता है। और आप सिर्फ मीडिया और जेएनयू के संबंध में देखते हैं, आपको भी यह मीडिया नहीं बताता कि ठीक उसी वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में जेएनयू के खिलाफ रैलियां निकाली जाती हैं। यह उस भारत में हो रहा था जिसको विश्वगुरु बनना था। जेएनयू के समर्थन में इस वक्त आपको भी नहीं पता होगा कि देश के किन किन संस्थानों से छात्रों ने आपके समर्थन में बैनर लेकर खड़े हुए और आपको धन्यवाद भेजा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस जेएनयू को सरकार की शय पर विलन बनाया गया, उस जेएनयू को जनता ने वापस फिर से हीरो बना दिया है। लोकतंत्र न्यायपालिका और कार्यपालिका के कमजोर किरदार वाले लोगों के भरोसे नहीं रहता, वरना तो लोग टीवी देखकर जेएनयू में बच्चों को भेजते ही नहीं। और कितने दुख की बात है कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि इस जेएनयू के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं कि यहां के गद्दार छात्रों को गोली मारो। यह भी हो सकता है इस देश में, और तब मीडिया नहीं आया। ये उदाहरण बार बार बता रहे हैं कि इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है। लेकिन आपको खलनायक बनाया जाता है, क्योंकि आपको खलनायक बनाने से, जेएनयू की लड़कियों के बारे में कहने से, इस समाज में कहा गया यहां की लड़कियों के बारे में, वो कहां से आई थी? वो तो हमारे गांव घरों और कस्बों से निकल कर आई थी। और ये हमला इसीलिए था कि गांव घरों और कस्बों की लड़कियां जेएनयू तक ना आए, इसलिए उनके चरित्र पर हमला किया गया। उन मां बाप में डर बिठाया गया कि जेएनयू जाने के बाद लड़कियां ऐसा करते। इस देश में हो रहा था और वैसी आवाजों को मीडिया शह दे रहा था। बड़े बड़े पत्रकारों का आप सवाल जाकर देख लीजिए, तो पत्रकार डर गए। आप किसी भी पत्रकार को फोन करो, वो डर गए। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। हम सब को अधमरे नागरिक के रूप में बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मीडिया और डेमोक्रेसी में जो अब तक हमारी समझ रही है, उसके बीच में अनन्य संबंध है। और ये अनन्यता या अभिन्नता बनती कैसे है? सूचनाओं की प्रामाणिकता से, विश्वसनीयता से, उसकी साहसिकता से कि हम बोल सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं, हम ट्वीट कर सकते हैं उस होटल का फोटो कि भाई आप तो यहां ठहरे थे, आप एयरपोर्ट में कैसे बता रहे हैं। लेकिन सब डर गए। आप देखिए किस किस तरह के खेल हो रहे थे। एक एबीपी न्यूज चैनल है, उस पर अनाउंस होता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा कोई फैसला करने वाले, और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता हरे रंग में फैजाबाद, फिर वो चेंज करता है भगवा रंग में अयोध्या। आप अयोध्या को भगवा ही लिख लो, लेकिन हरा से भगवा चेंज कर रहे हो तो आप खेल कर रहे हो। आप इस तरह से ऐलानिया तौर पर भारत का मीडिया सांप्रदायिक नहीं था। जब मीडिया ऐलानिया तौर पर सांप्रदायिक हो जाए तो वो लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। आपको सबसे पहले अगर भारत के लोकतंत्र को खतरे में कहीं देखना है तो कहीं और नहीं, टेलीविजन चैनल और अखबारों के पन्ने में नजर आ जाता है कि राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंकरों की भाषा, आप उस भाषा को कभी एनालिसिस कीजिए। ये पूरा एंटी वीमेन लैंग्वेज है, पैट्रियार्की का लैंग्वेज है जो चीख कर बोल रहा होता है। नेशन वांट्स टू नो करते करते आए थे, अब आगे कहते हैं गवर्नमेंट वांट्स टू नो। भाई कमाल है। तो वो भाषा को देखिए और उसके व्यवहार को देखिए। मैंने खराब से खराब एंकर देखा था, तलवार के साथ एंकर नहीं देखा था। तलवार लेकर रिपोर्टर और एंकर फोटो खिंचा रहे हैं इस भारत में। और जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको नजर नहीं आया, उनको लाइसेंस की बात नजर नहीं आई कि एक न्यूज चैनल का एडिटर जो है वो तलवार लेकर डिस्प्ले कर रहा है।
तो ये चुप्पी क्या कह रही है? तो इसलिए आप देखिए कि किस तरह से ये एंकर लोग हरकत कर रहे हैं। घुड़सवार बन के आ जाएंगे जेएनयू के बाहर, कहेंगे आ गए हैं हम तलवार लेकर, और पगड़ी पहन लेंगे, कहेंगे कि हम छठी सदी को जेएनयू के हमला करके जिंदा करने वाले हैं। ऐसे ही वो हिस्ट्री को रिक्रिएट करते रहते हैं। पहले ये जो मीडिया था अपने आप को फोर्थ स्टेट कहता था, लेकिन दोस्तों बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये अब फोर्थ स्टेट का पार्ट नहीं है, ये डीप स्टेट का पार्ट है। अगर ये डीप स्टेट का पार्ट नहीं होता तो शनिवार की सुबह सिर्फ एएनआई वहां नहीं होता जहां राज्यपाल शपथ ले रहे, दिला रहे। अगर ये डीप स्टेट का पार्ट नहीं होता तो आपको औपचारिक रूप से पता होता कि अक्षय कुमार ने खुद इंटरव्यू की पेशकश की थी या उसको उसी तरह से रात में जगा के लाया गया था जैसे राज्यपाल को लाया गया था। एक तो वो इंटरव्यू ही इंसल्ट था भारत की जनता पर चुनाव के बीच में। हल्के फुल्के नेताओं के इंटरव्यू होते रहते हैं, होते भी रहना चाहिए, तभी उसी में पता चलता है बहुत सारी चीजें। लेकिन बीच चुनाव में, और उसको बड़े बड़े एंकर कह रहे थे कि ये मोदी जी का मास्टर क्लास है और इनको विपक्ष को क्लास लेना चाहिए, सिखाना चाहिए। जिस एंकर को यह पूछना चाहिए कि ये इंटरव्यू कहां से आ गया, इसका कॉस्ट क्या है, इसकी लागत क्या है, कौन लोग थे। तो इसीलिए अब ये मीडिया जो है वो डीप स्टेट का मीडिया है। नजीब के बारे में तो कोई खबर नहीं है अभी आपकी यूनिवर्सिटी से, नहीं है ना। आप ही की यूनिवर्सिटी से एक लड़का गायब हुआ और आज तक पता नहीं चला। व्हाट्सएप के जरिए क्या होता है कि पहले बैकग्राउंड बनाया जाता है नेहरू जी के बारे में, मेरे बारे में, और भी विपक्ष के नेताओं के बारे में, और फिर वही सवाल भी उसी तरह से चलते हैं। नकारे लोगों की इस देश में क्या बोला जाए, मतलब वो लाइन में क्रॉस नहीं करना चाहता। लेकिन इस तरह का ये पूरा प्रोवाइड किया जाता है इकोसिस्टम की। पब्लिक पूछ रही है कि 35 साल उम्र हो गई, ये रिसर्च कर रहे हैं। भाई रिसर्च तो पूरी जिंदगी होती है, इसका उम्र से क्या लेना देना है। और अगर आप पूरी जिंदगी रिसर्च नहीं करेंगे, विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? क्लास में गुरु नहीं है, बनने चले विश्व गुरु। अब आप देखिए, आपका एक किसी पाकिस्तान के साथ फोटो खिंच जाए, तुरंत कहेगा कि जेएनयू वाला एंटी नेशनल हो गया। लेकिन ये सब एंकर जो है सो कॉल्ड नेशनल, रोज पाकिस्तान के किसी आदमी को बिठा के डिबेट कर रहा होता है। ये इनका देश प्रेम है। भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया, चिंता नहीं। पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, उसकी चिंता है। अब रोज रोज अखबार में और टीवी में प्रधानमंत्री को ही देखना है, तो उनका एक फोटो क्यों नहीं हम घर में लगा सकते हैं? तो 4-5 एंकर बच गए हैं। 4-5 एंकर किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। जो मैनिपुलेट नहीं किए जा सकेंगे उसको निकाल दिया जाएगा। ये सवाल मैं मोदी जी के समर्थकों से भी पूछता हूं कि कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? इतनी शिकायत तुमने क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ, इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था? तुम तो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा? कब तुम्हें अपने लोगों से इतनी नफरत हो गई? पूछना चाहिए उन लोगों से जिसका एंकर तलवार लेकर अपने रिपोर्टर के साथ एक यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर रहा। हरकतें देखिए किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपकी सरकार को बचाने के लिए तो 2000 रुपए के नोट में लोग जीपीएस सिस्टम दिखा रहे थे। और यह तारीफ की बात है कि इतने हमले के बावजूद आप लोग उठ खड़े होते हैं। कमाल के लोग हैं, क्या लोग हैं। तो हमको लिखते हैं कि आप मगध यूनिवर्सिटी के बारे में कब सोचेंगे? तो हम क्या क्या सोचें? मेरे पास तो जहाज भी नहीं है कि मैं रात में वहीं सो लूं और फिर अगले दिन मैं उसमें चला जाऊं। घर जाना पड़ता है दोस्तों। हम सब एक दूसरे से प्यार करना, गले लगाना सीखिए, लोगों को माफ करना सीखिए। और वो लोग भी जो आपको गालियां देते हैं उनको भी माफ कर दीजिए। जो तलवार उठाया है उसको भी माफ कर दीजिए। गांधी जी होते तो यही करते। जब लगेगा कि न्यायपालिका झुक गई है, लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए कोर्ट के झुक जाने से इतना मत डरा कीजिए। देखा कीजिए कि लोग कहां खड़े हैं, वहां जाकर खड़े हो जाया कीजिए। जय हिंद, नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।